नमस्कार। कभी सोचा है कि क्यों दुनिया में कुछ देश तो इतने अमीर हैं और कुछ इतने गरीब? असल में इसका जवाब ना धन और शक्ति के एक खेल में छिपा हुआ है। एक ऐसा खेल जिसके नियम हर समाज अपने लिए खुद बनाता है। तो आज हम इन्हीं नियमों की कहानी को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये धन और शक्ति का बंटवारा तय करता कौन है? ये सुनने में तो एक सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब ही वो चीज़ है जो ये बताती है कि क्यों कुछ देश तरक्की कर रहे हैं और कुछ पीछे रह गए हैं, और क्यों अवसर हर किसी के लिए बराबर नहीं होते। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था में। अब ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है वो जगह जहां पैसा और राजनीति एक दूसरे से मिलते हैं। ये हमें दिखाता है कि आर्थिक फैसले सिर्फ बाजार की डिमांड और सप्लाई से नहीं होते, बल्कि इस बात से तय होते हैं कि ताकत में कौन है, कानून क्या कहते हैं और हमारा समाज, हमारी संस्कृति कैसी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले बड़े विचार से, जिसे कहते हैं द इनविजिबल हैंड या अदृश्य हाथ। ज्ञानोदय के दौर में ये एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये मशहूर आइडिया है एडम स्मिथ का। उनका मानना था कि जब हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है ना, तो एक अदृश्य हाथ अपने आप ही पूरे समाज की भलाई कर देता है। ये एक बहुत ही आशावादी सोच थी कि बाजार एक ऐसी चीज है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है और आखिर में उससे सबका भला होगा। अच्छा, इस पूरी सोच को कहते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म या शास्त्रीय उदारवाद। इसका पूरा फोकस है व्यक्ति की आज़ादी पर। देखिए, माना यह जाता है कि इंसान जो है वो तर्क से सोचता है। बाजार वो तो एक तराजू की तरह है जो अपने आप संतुलन बना लेता है। और सरकार का काम बस एक ढाल की तरह है, संपत्ति की रक्षा करना। और जहां तक सामाजिक न्याय की बात है, तो उसका मतलब है कि रेस में सबको एक ही स्टार्टिंग लाइन मिले। मतलब आइडिया बहुत सीधा था कि अगर तरक्की करनी है तो उसका रास्ता व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही होकर गुजरता है। लेकिन इस आशावादी नजरिए को एक बहुत बड़ी चुनौती मिली। औद्योगिक क्रांति की जो असलियत थी, उसने इस पूरी व्यवस्था को ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। ये चुनौती सामने आई मार्क्सवाद के रूप में। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा कि इतिहास कोई मेल-जोल की कहानी नहीं है, बल्कि ये अमीर और गरीब, मतलब अलग-अलग सामाजिक वर्गों के बीच लगातार चलने वाले एक संघर्ष की कहानी है। दुनिया को देखने का ये एक बिल्कुल ही अलग नजरिया था। मार्क्सवाद के हिसाब से पूंजीवाद एक शोषण करने वाली व्यवस्था है। समाज एक पिरामिड जैसा है जिसके टॉप पर मालिक बैठे हैं और नीचे मजदूर उस सिस्टम का पहिया ढकेल रहे हैं। और ये जो राज्य है, सरकार है, वो न्यूट्रल नहीं है। वो तो मालिकों के हितों की ही रक्षा करती है। उनके लिए असली न्याय तभी हो सकता था जब फैक्ट्री जैसे उत्पादन के साधन किसी एक इंसान के नहीं, बल्कि पूरे समाज के हाथ में हो। तो यहाँ पर इन दोनों विचारधाराओं में जमीन आसमान का फर्क एकदम साफ दिखता है। उदारवाद के लिए बाजार तरक्की और कुशलता का जरिया है, तो मार्क्सवाद के लिए वो शोषण और संकट का एक अखाड़ा है। जहां उदारवाद राज्य को सिर्फ अधिकारों का एक लिमिटेड रक्षक मानता है, वहीं मार्क्सवाद उसे शासक वर्ग का एक हथियार समझता है। ये सारे विचार ना एक दूसरे के जवाब में ही विकसित हुए। 18वीं सदी में शास्त्रीय उदारवाद आया, फिर 19वीं सदी में औद्योगिक पूंजीवाद के जवाब में मार्क्सवाद खड़ा हुआ, और फिर 20वीं सदी में जब महामंदी जैसे बड़े आर्थिक संकट आए तो उसने एक बिल्कुल नए नजरिए को जन्म दिया। और यहीं से कहानी में तीसरा बड़ा विचार आया, सरकार का सुरक्षा जाल। ये बाजार की पूरी आज़ादी और पूरे सरकारी नियंत्रण के बीच एक, कह सकते हैं, एक बीच का रास्ता खोजने की कोशिश थी। ये बदलाव आया 1929 की महामंदी के साथ। जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, तो ये बात एकदम साफ हो गई कि बाजार हमेशा खुद को ठीक नहीं कर सकते। अब सरकारों को मैदान में उतरना ही पड़ा। और इसी तरह जन्म हुआ कल्याणकारी राज्य का, यानी कि वेलफेयर स्टेट का। इसका बेसिक आइडिया ये था कि सरकार को एक सेफ्टी नेट देना चाहिए। जब बाजार लड़खड़ाए तो वो नागरिकों को संभाले। इसके लिए सरकार ने अर्थव्यवस्था में पैसा लगाना शुरू किया और हेल्थ केयर, सामाजिक सुरक्षा और बेरोजगारी भत्ते जैसी जरूरी सेवाएं देना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी का पेंडुलम एक बार फिर घूमा। 20वीं सदी के आखिर में चौथा बड़ा विचार सामने आया, बाजार की वापसी।
इस नई सोच को आगे बढ़ाया मिल्टन फ्रीडमैन जैसे विचारकों ने। उनका तर्क बड़ा सीधा था। आर्थिक विकास में असली रुकावट बाजार नहीं, बल्कि हद से ज्यादा सरकारी दखलंदाजी है। जैसा कि वो कहते थे, सरकार का समाधान अक्सर समस्या जितना ही बुरा होता है। और ये था नव उदारवाद का दौर। इसकी मुख्य नीतियां थीं सरकारी कंपनियों को बेचना यानी निजीकरण, नियम कानून कम करना और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। भारत में जो 1991 के आर्थिक सुधार हुए, वो इसी सोच का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ ये माना गया कि जब अमीरों और बड़ी कंपनियों पर टैक्स कम होगा तो वो ज्यादा निवेश करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और इसका फायदा रिस्कर यानी ट्रिकल डाउन होकर नीचे तक सब तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर इन चारों विचारधाराओं को हम एक साथ देख सकते हैं। उदारवाद का कुशल बाजार, मार्क्सवाद का शोषक बाजार, कल्याणवाद का अस्थिर बाजार जिसे संभालने की जरूरत है, और नव उदारवाद का बाजार जो विकास का इंजन है। और देखिए, सामाजिक न्याय के लक्ष्य भी कितने अलग अलग हैं, अवसर की समानता से लेकर एक वर्गहीन समाज बनाने तक। ये चारों विचार जो हमने देखे, ये मुख्य रूप से पश्चिम से आए। लेकिन क्या विकास का मतलब सिर्फ पैसा और बाजार ही होता है? एक पांचवा दृष्टिकोण भी है, जो विकास की एक बिल्कुल नई कल्पना पेश करता है। इनमें से एक बहुत ही गहरा दृष्टिकोण है गांधीवादी परिप्रेक्ष्य। ये हमें याद दिलाता है कि असली विकास सिर्फ चीजें जमा करने में नहीं है, बल्कि इसका केंद्र मानव गरिमा, नैतिकता और समुदाय की भलाई होना चाहिए। इस नजरिए के मूल में कुछ बहुत शक्तिशाली सिद्धांत हैं। स्वराज यानी आत्मनिर्भरता, स्वदेशी यानी स्थानीय चीजों को प्राथमिकता देना, ट्रस्टीशिप जहां अमीर अपनी अतिरिक्त दौलत को समाज की धरोहर समझें, और अहिंसा यानी ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें किसी का शोषण न हो। ये नैतिकता और स्थिरता पर आधारित एक अर्थव्यवस्था की बहुत ही खूबसूरत सोच है। तो सवाल ये उठता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं? सोचिए जरा, क्लाइमेट चेंज, बढ़ती असमानता, डिजिटल क्रांति, ये आज की इतनी बड़ी चुनौतियां हैं। तो क्या इन चुनौतियों के सामने ये पुराने विचार काफी हैं, या फिर हमें धन और शक्ति के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल नए नियमों की जरूरत है? शायद इस कहानी का अगला चैप्टर लिखने की बारी अब हमारी ही है।